आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये इसी तरीके से समझने की चीज़ें हैं चार्ट फॉर्म में, वरना सब एक जैसी हो जाती है। अब अपना नेक्स्ट आता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पेन वो लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्लांट है। प्लांट के दो पार्ट है, एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होता है? फ्लावर में, जिसकी स्टडी हम पूरी कर चुके हैं। क्यों बोल रहे हो फ्लावर? क्योंकि उसी में है सारे एंथर एंड ओव्यूल ओवम, वो सब जो आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे। दूसरा मैं बोल रही हूँ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन से वे? फ्लावर को छोड़ के जो प्लांट में बचता है वो सारा वेजिटेटिव पार्ट। अब उस वेजिटेटिव पार्ट से अगर उस वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्रोपग्यूल बन के दूसरा प्लांटलेट बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको अपन रिप्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो प्लांटलेट मीन्स अगर रूट इनिशिएट कर रहा है दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन तो उसको बोलेंगे रूट वेजिटेशन प्रोपग्यूल, और अगर वो शूट कर रहा है तो उसको शूट प्रोपग्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो अब अपना स्टार्ट होता है। अब ये भी होता है दो तरीके से, एक होता है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियली। ठीक है, दोनों अलग अलग लिख दिया मैंने। नेचुरली वो होगा जो नेचर प्रोवाइड करवा रही है, एंड आर्टिफिशियल वो होगा जो मैन मेड होगा। इसमें नेचुरल में किसी का भी कोई रोल नहीं होगा, नेचर खुद प्रोवाइड करवा रही है ये चीज़। ठीक है, अब नेचुरली के बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बस समझ लेना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्योंकि वेजिटेशन में और कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई मेथडोलॉजी तो है नहीं कि इसका मेल गेमिट आ रहा है, इसका फीमेल गेमिट आ रहा है, फ्यूज़ हो रहा है, नहीं। इसमें सिर्फ रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट को ही देख के अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरीके का प्रोपग्यूल से स्टार्ट हुआ था। मीन्स रूट से हुआ था, या फिर स्टेम से हुआ था, या फिर लीफ से हुआ था, या फिर कोई और मेथड से हुआ था। ठीक है, तो नेचुरली जो हुआ ना, अब मैं उसका बताती हूँ। जैसे रूट से अगर स्टार्ट होता है तो सर्दियों में शकरकंद आती है। शकरकंद होता है ना, उसमें मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट जो होती है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक पार्ट होती है। तो शकरकंद को अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं आइपोमिया बटाटा। इसके अंदर जो होती है ट्यूबरस रूट, वो इसी का एक पार्ट होती है। ठीक है, रूट का बता दिया मैंने। जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा होंगे वो मैं आपको टिक करवा दूंगी, उसमें से आप पढ़ लेना। दूसरा आता है स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम का। अब स्टेम के बेटा एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा यहाँ लिख दे रही हूँ। फर्स्ट है राइजोम, सेकंड है कोम, थर्ड है बल्ब, चौथा है ट्यूबर, एंड पांचवा है सकर। राइजोम का है अपना टर्मरिक, हल्दी जिसको बोलते हैं, या फिर एक दूसरा है जिंजर। कोम का है क्रोकस, बल्ब का है अनियन, और गार्लिक।
ट्यूबर का है अपना आलू, भालू, और शक्कर का है अपना मिंट। जैसे मैंने टिप्स पे याद कर रखा है वैसे ही याद करना पड़ेगा। ये याद हो जाता है, कैसे हो जाता है, जब आप बार बार आप रिवाइज करते हो तब याद हो जाता है। बल्ब, अपन प्याज है, प्याज को खोलते हैं ना तो वो एक एक लेयर उतरती जाती है उसकी, वैसे ही लहसुन में होता है, लहसुन भी जैसे छीलते हैं एक एक लेयर उतरती है ना उसकी, वैसे। तो ये बल्ब का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बल्ब की तरह ही दिखता है और ज़मीन में वो बल्ब की तरह ही लगता है। वैसे ही ट्यूबर आलू, वैसे ही शक्कर, मिंट, कॉम, क्रोकस, राइजोम, टर्मरिक एंड जिंजर। ये मैंने किसके एग्जाम्पल बताए? ये मैंने स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल बताए। अब आते हैं अपन, ये बेटा मैं नेचुरली का बता रही हूँ, अभी आर्टिफिशियल का इसके आगे डिस्क्राइब करूंगी। तीसरा अपना स्टार्ट आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? रेंगने वाले, हिंदी में बोलते हैं रेंगने वाले। रेंगने वाले क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड जानते हो? जैसे अपन ये मिंट का अगर अपन प्लांट देखें तो ऐसे होता है ना, छोटे छोटे ये कोई ब्रांच होती है तो उसमें ये नोड होता है, ये नोड होता है, ये नोड होता है, बीच में इंटरनोड्स होते हैं। ऐसा ही होता है ना, तोड़ते हैं तो पता चलता है कि एक लंबी पूरी डंडी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो नोड और इंटरनोड कहलाते हैं। ठीक है। अब क्रीपर्स के बेटा 3 एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, मैं बता देती हूँ। पहला है स्टोलन, दूसरा है ऑफसेट और तीसरा है रनर। रनर का अभी बता देती हूँ। अपन जो गार्डन में दूब घास लगाते हैं, घास कैसे वो थोड़ी सी जगह लगाते हैं पूरे गार्डन में फैल जाती है, भागती हुई, रन करती हुई, तो रनर का एग्जाम्पल है दूब घास। ठीक है। अब अपना स्टोलन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। एस से स्टोलन, एस से स्ट्रॉबेरी, जिसको फ्रेगेरिया भी बोलते हैं। और तीसरा है ऑफसेट, जो पिस्टिया और आइकोर्निया में मिलता है। देखो, साथ साथ में लिखो। समझ में आया? अब मैं बताती हूँ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है और क्वेश्चन फ्रेमिंग कहाँ होती है। जैसे मैंने अभी आपको ये सब राइट डाउन करवा दिया, लेकिन एग्जामिनर तो अपन से ज़्यादा होशियार है। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर करता है कि वो डाल देगा स्ट्रॉबेरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन डाल देगा मिंट, थर्ड ऑप्शन डाल देगा ट्यूबर आलू और फोर्थ ऑप्शन डाल देगा आइपोमिया बटाटा। इन चारों में से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का रूट वेजिटेशन प्रोपोगेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सा है? आइपोमिया बटाटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन आपको अगर टिप्स पे याद नहीं रहे, अब जैसे मैंने ये बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद तो कर लिया स्ट्रॉबेरी है, ये है, वो है, लेकिन आप ये भूल गए कि ये किस चीज का था, ये किस चीज का एग्जाम्पल था। आपने ये तीनों याद कर लिए, हाँ स्टोलन, स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट, पिस्टिया, आइकोर्निया, रनर, दूब घास, लेकिन आप चीज भूल गए कि ये कौन से कॉलम पे था। ये था क्रीपर्स वाले में, और आप टिक लगा के आगे स्टेम वाले में, तो मेहनत की भी बर्बाद हो गई ना। तो देखना रूट का कौन सा एग्जाम्पल है, स्टेम का कौन सा एग्जाम्पल है, एंड क्रीपर्स का कौन सा एग्जाम्पल है। उसके बाद ही समझने की कोशिश करना कि अपन को किस ट्रिक में याद करना है। ओके, चलो, ये तो था अपना नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल अपन ने ज़्यादा देखा है रादर देन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल से अपन थोड़ा सा रूबरू है आसपास के माहौल से।
पहला एग्जाम्पल तो अपना कटिंग में आ जाता है गुलाब, ठीक है। रोज, रोज में देखा ना अपन ने, देखा कि नहीं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो अपना स्टार्ट होता है पहला, इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला होता है कटिंग, प्रोसेस बता रही हूँ। फिर दूसरा होता है ग्राफ्टिंग, कि मतलब अपन आर्टिफिशियली कैसे कैसे करवा सकते हैं, कैसे कैसे मेथड को फॉलो करके करवा सकते हैं। और तीसरा होता है लेयरिंग, ठीक। अब अपना होता है कटिंग। रोज, कभी रोज को अपन ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, अगर रोज का प्लांट लगा हुआ है तो अपन ने ये देखा है कि रोज को जड़ से उखाड़ के ही दूसरी जगह उसमें खड्डा खोद के फिर उसको लगा रहे हैं, फिर उसको पानी दे रहे हैं। नहीं, रोज में ऐसा नहीं होता है। रोज में क्या होता है, उसकी एक ब्रांच है, उसको कट करो और उसको दूसरी जगह लगा दो। नहीं, एक प्रोसेस और होती है बीच में जो स्किप कर देंगे तो वो दूसरा, रोज दूसरी जगह है, नहीं अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। वो क्या होती है दूसरी प्रोसेस, उसको पहले एक हार्मोन से इंड्यूस करवाना पड़ेगा। अगर अपन ने ये रोज की ब्रांच है, बीच में से काट दी अपन ने, ठीक है, बीच में से काट के ये नीचे वाला तो लगा हुआ है रूट से, क्योंकि वो रूट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले को अपन दूसरी जगह लगाना चाहते हैं। तो दूसरी जगह लगाने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पहले जिब्रेल हार्मोन से, एक हार्मोन से ट्रीट करना पड़ेगा, दैट इज ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या कराता है, रूट इनहिबिटर होता है, रूट को इंड्यूस करता है कि वो रूट बाहर निकल के आए, ठीक है। तो कटिंग प्रोसेस होता है जो रोज या फिर शुगर कैन, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा होता है ग्राफ्टिंग, ये भी बहुत इजी है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, प्रोसेस कटिंग जैसी होती है, उसको भी बीच में से काटा जाता है, लेकिन इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है कि उसको सीधा काटना है कि हॉरिजेंटल काटना है, कैसे भी काट सकते हैं रोजेज में। लेकिन ग्राफ्टिंग में हमेशा ओब्लिक तरीके से काटते हैं। ओब्लिक तरीका क्या होता है, ये अपना स्टेम है तो तिरछा, तिरछा काटा तो ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा स्टॉक, और जो ऊपर का पार्ट होगा ये कहलाएगा सियोन। ये क्या होता है, स्टॉक वो पार्ट होता है जो कई बार क्या होता है, स्टॉक को लिया जाता है 90% स्टॉक को लिया जाता है वाइल्ड वेराइटी से। वाइल्ड वेराइटी क्यों लिया जाता है, वाइल्ड वेराइटी एडेप्टिव होती है ज़्यादा रूट सिस्टम के लिए, मतलब रूट सिस्टम उसका वेल डेवलप होता है और डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होती है वाइल्ड वेराइटी। तो नीचे किसी प्लांट को स्टेब्लिशमेंट के लिए ये दो ही चीज़ तो चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए कि एक तो उसका रूट सिस्टम बहुत डेवलप हो, दूसरा उसको वो डिजीज रेस्ट्रिक्टेड हो, मतलब कोई भी माइक्रोब्स उसको हार्म ना पहुंचाए। तो इसको बोलते हैं स्टॉक। और जो सियोन, ये सियोन क्या होता है, ये अपना डिज़ायरेबल होता है, मतलब अपन को क्या आगे उगाना है, फ्लावर उगाना है, फ्रूट उगाना है, उसमें क्या होना चाहिए कलर्स के लिए या फिर टेस्ट के लिए, उसमें डिज़ायरेबल कंटेंट क्या चाहिए, वो वाला होता है सियोन पार्ट, ठीक है। क्योंकि उठ के तो सियोन पार्ट ही आएगा। तो ये होता है कि स्टॉक पार्ट और सियोन पार्ट दोनों अलग अलग कर लिए। अब जो अपना डिज़ायरेबल ये स्टॉक पार्ट है, सॉरी डिज़ायरेबल जो सियोन पार्ट है वो दूसरे स्टॉक पे लगेगा, दूसरे स्टॉक पे इसको लाके लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये सियोन पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको गीली मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा, गीली मिट्टी से कवर कर दिया जाएगा। जब वो सूखेगी तो उसके बार बार पानी के छींटे डाल दिए जाएंगे, जब तक उसमें रूट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हो गई ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग हो गई। फिर नया प्लांट बन जाएगा ना, वहाँ से इसको कट करके नया प्लांट बना लेंगे। अब अपना होगा लेयरिंग। ये लेयरिंग दो तरीके से होता है, ग्राउंड लेयरिंग और इधर होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को अपन गूटी भी बोल देते हैं, गूटी, और ग्राउंड लेयरिंग।
ग्राउंड लेयरिंग में ये होता है जैसे अपना ये एक प्लांट है, ठीक है, ये अपना प्लांट है और अपन को चाहिए कि इस प्लांट में, इस प्लांट की को अपन कि कौन सा एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल निकाले कि जिससे नया प्लांट बन जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड के जो बिल्कुल नज़दीक होती है ब्रांच, उसको नीचे झुका लिया जाता है ऐसे खींच के। अज्यूम कर सकते हो ना, अपन ने भी किया होगा, खूब झूले झूले होंगे तो अपन को समझ में आएगी ये चीज़। नीचे कर दिया जाता है और जो इसका एपिकल एक्सिस है, इसको तो जो ग्रोइंग स्टेज वाला एक्सिस होता है, जो ऊपर वाला टिप होता है, उसको बाहर रखते हैं और इसको जो पार्ट को नीचे, ये इतने से पार्ट को नीचे पत्तियां कट करके थोड़ा सा इसको कुल्हाड़ी से या फिर किसी भी शार्प आइटम से डैमेज करके इसको मिट्टी से ढक देते हैं। फिर वही बात है, 10 से 20 दिन तक बार बार इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, पानी और न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड होता है। तो आर्टिफिशियली है तो करवाना ही पड़ेगा, नेचुरली तो मिलेगा नहीं इसको। तो फिर यहाँ पे एक अपन देखेंगे धीरे धीरे रेडिकल रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लूमूल से नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, कट कर दो, यहाँ से कट कर दिया जाएगा। तो एक ही प्लांट से 2 प्लांट बन गए, सेम बन गए ना प्लांट, एक ही प्लांट से 2 प्लांट। इसलिए अब यहाँ पे ये गूटी का स्टार्ट करते हैं। गूटी वाले में ये होता है, हाँ इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी। जैस्मीन, ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि ग्राउंड लेयरिंग के है। अब दूसरा है एयर लेयरिंग। इसका एग्जाम्पल है अपना लीची और लेमन। लीची ही लिख देती हूँ मैं। ये जो ज़्यादा जो हर्ब्स बनती है ना, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जहाँ की ब्रांच को नीचे लाके अपन ग्राउंड लेयरिंग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ये काम आता है। इसमें ये होता है, जो बड़ा प्लांट होता है उसके जो बाहर वेस्कुलर कैम्बियम ये चीज़ होती है ना, वेस्कुलर कैम्बियम किसके लिए ज़रूरी होता है? वो ग्राफ्टिंग के लिए होता है। जैसे सियोन और स्टॉक को एक दूसरे से अटैच किया, तो अटैच करने के लिए सब ये बांध तो दिया अपन ने गीली मिट्टी से, इसको बांधने के बाद में ऐसी क्या प्रोसेस होगी, ऐसा क्या कनेक्शन होगा कि ये सर्वाइव कर जाए, उसके लिए वेस्कुलर कैम्बियम का होना ज़रूरी है। वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम नीचे से नीचे से पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर टिप तक, पत्ती तक पहुंचाएगा, तो पता चल जाएगा कि वेस्कुलर कैम्बियम ने एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ही वो ग्राफ्टिंग प्रोसेस हो पाएगी। इसी तरीके से गूटी में क्या होता है, जो यहाँ की एक रिंग होती है कैम्बियम, जो बार्क जिसको छाल बोलते हैं, बड़े बड़े पेड़ में अपन देखते हैं ना, नीम की छाल, आड़ू की छाल, बरगद की छाल, तो इसको एक रिंग के फॉर्म में हटा देते हैं। हटा देने के बाद एक जो प्लांट है उसमें अपन खाद और फर्टिलाइज़र ये सब डालते हैं ना, जब नया प्लांट उगता है उसमें ये सब डालते हैं, तो वो सब चीज़ें एक पॉलीथीन में भर के, जैसे पानी, कॉटन, फर्टिलाइज़र और काऊ डंग, ये 5-6 चीज़ें साथ में भर के फिर यहाँ पे पॉलीथीन से बांध देते हैं उसको। पॉलीथीन से बांध देंगे, फिर वही मॉइस्चर और टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। 10 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे भी नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा, रूट बन जाएगा, शूट बन जाएगा, फिर उसको कट करके दूसरा बना लेंगे। कट होगा तो ये वाला, पहले वाला तो वैसे भी ग्रो कर जाएगा और ये कट वाला दूसरी जगह आके जड़ पकड़ लेगा। समझ में आया? उसका एग्जाम्पल है लीची। ये था अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ केवल, कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसका फिर मेरिट और डीमेरिट क्या हो रहा? जो इसका मेरिट है वो ही देखा जाए तो एक तरीके से डीमेरिट हो जाएगा। अपन ने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है इसके अंदर, वो चीज़ें सारी स्पॉन्टेनियस चीज़ें हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब होगी तो होगी, नहीं होगी तो किसी का जोर नहीं चलेगा उसके ऊपर, समझ रहे हो?
नहीं होगी तो किसी का जोर नहीं चलेगा उसके ऊपर। लेकिन जो आर्टिफिशियली तरीके से करवाया जा रहा है एपोमिक्सिस या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उससे क्या हो जाएगा, जो फार्मर्स है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे किसी फार्मर ने एक बासमती राइस की खेती की, ठीक है, उसने एग्रीकल्चर किया, बासमती राइस उगी और उसके मार्केट में वो बासमती राइस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे गए, मतलब बहुत अच्छा बिक गए, बहुत तारीफ़ें हुई, तो उसको तो रहेगा ना कि नेक्स्ट ईयर भी मेरे यही बासमती राइस मार्केट में आने चाहिए, ताकि एक लेगेसी कंटिन्यू हो जाए कि हाँ इस फार्मर का राइस है बहुत अच्छा है। तो इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। ये जो मैंने एपोमिक्सिस का बताया ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड ये डिप्लोस्पोरी हैप्लोस्पोरी, ये चीज़ें वहाँ काम आती है जो एक तरीके के सेम डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टोर करके नेक्स्ट जनरेशन में वही डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्ट है उसको जनरेट करना, उसको आगे बढ़ाना, इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी होता है ये एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली प्रोसेस। इसलिए अब यही इसकी डीमेरिट हो गई कि अगर वो, तो बासमती राइस का तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जो एक प्रॉफिटेबल है, मीन्स कि जिसमें सारी चीज़ अच्छी है, जो एक एप्रिशिएटिंग चीज़ है उसमें अंदर। लेकिन अगर किसी में डैमेजिंग पार्ट चला गया, जैसे मतलब एप्पल है, बहुत सारे एप्पल है और उसमें से सीड या फिर खारापन हुआ या फिर मोटा शीड हुआ, ये सब अगर किस डैमेजिंग पावर या फिर ज़्यादा राइप होते ही झट से ख़राब हो जाना, ये एक कैरेक्टर है जो आगे से आगे कंटिन्यू होता जाएगा अगर फार्मर्स ने ध्यान नहीं दिया कि अपने बीज में वो वाला फैक्टर है जो आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक तरीके से मेरिट भी हो सकता है और डीमेरिट भी हो सकता है। अब बेटा मैं छोटे छोटे 2 टॉपिक्स और पढ़ा देती हूँ, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड्रोजेनिक प्लांट, एंड्रोजेनिक प्लांट, ये प्लांट की स्टडी की थी हेबरलैंड ने। मतलब हेबरलैंड ने इसका वो एंड्रोजेनिक प्लांट कल्चर बोलते हैं, वैसे एंड्रोजेनिक हैप्लोइड प्लांट, हेबरलैंड ने इसका थ्योरी दी थी। 2 साइंटिस्ट थे बेटा, गुहा एंड माहेश्वरी। दो साइंटिस्ट थे, गुहा और माहेश्वरी। इन्होंने क्या किया, जो प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर जो एंथर पार्ट होता है उसको निकाला और उसको कल्चर मीडिया में कल्चर करवाया। कल्चर मीडिया में जैसे ही कल्चर करवाया तो जो एंथर की वॉल होती है उससे तो बना डिप्लॉइड प्लांट, और जो एंथर के अंदर क्या बन रहे थे, पोलन ग्रेन्स, उससे बने अपने हैप्लोइड प्लांट्स। तो 2 तरह के प्लांट्स बन गए, बने कि नहीं बने? तो बनाने वाला कौन था? सिर्फ एंथर था, तो एंथर से 2 तरह के प्लांट बन गए। तो वही होता है कि उस जो हैप्लोइड बना, एंड उस प्लांट को बोले अपन ने, जो हैप्लोइड वाला था उसको बोला अपन ने एंड्रोजेनिक प्लांट। एंड्रोजेनिक प्लांट, जो हैप्लोइड प्लांट बना उसको बोला एंड्रोजेनिक प्लांट। और ये जो प्रोसेस जो एग्रोफॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में ये जो प्रोसेस करवाई जाती है कल्चर मीडिया के अंदर हैप्लोइड प्लांट बनाने की, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगुलेशन। माइक्रो प्रोपगुलेशन, माइक्रो प्रोपगुल बनाना, उसमें माइक्रो प्रोपगुलेशन। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी बेटा एक ऐसी एबिलिटी बोल सकते हैं जिसमें एक सेल एक कल्चर मीडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके की सेल्स बनाने के लिए वायबल होती है। बनी यहाँ पे एंथर था, एंथर की वॉल से बना डिप्लॉइड प्लांट,
और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन से बना हैप्लॉइड प्लांट। तो ये चीज़ होती है टोटिपोटेंसी, जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, मिटा दूँ इसको। चलो अब एक जो लास्ट अपना टॉपिक छूट रहा है, दैट इज पोलीएम्ब्रियोनी। पोलीएम्ब्रियोनी 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 मतलब पोली बहुत सारे एम्ब्रियो, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज का मिलना पोलीएम्ब्रियोनी वो कहलाता है। वन ओव्यूल मल्टीपल टाइप ऑफ एम्ब्रियोज, दैट्स कॉल्ड पोलीएम्ब्रियोनी। अब ये पोलीएम्ब्रियोनी है, ये सबसे पहले सिट्रस में देखी गई थी। और किसके द्वारा देखी गई थी? स्ट्रॉन्सबर्गर, स्ट्रॉन्सबर्गर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही पोलीएम्ब्रियोनी को सबसे पहले इन्वेंट किया था सिट्रस में। अब ये सिट्रस तो एंजियोस्पर्मिंग प्लांट होता है और ये पोलीएम्ब्रियोनी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट का। मतलब पोलीएम्ब्रियोनी सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट में मिलती है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसलिए सिट्रस या फिर हेस्पेरिडियम टाइप के प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी ये पोलीएम्ब्रियोनी मिलती है। अब ये भी दो तरीके की होती है, ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी और दूसरी होती है फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा? एक ओव्यूल होगा, एक एम्ब्रियो सेक होगा और बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे, यही होता है ट्रू में। लेकिन फॉल्स में क्या होगा? फॉल्स में होगा एक ओव्यूल, एक ओव्यूल से बहुत सारे एम्ब्रियो सेक और बहुत सारे एम्ब्रियो सेक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज। ठीक है, वन ओव्यूल। अब आप कनेक्ट तो कर पा रहे हो ना, मैं ओव्यूल बोल रही हूँ या फिर एम्ब्रियो सेक बोल रही हूँ या फिर एम्ब्रियो बोल रही हूँ, तो क्या था? लास्ट टाइम वापस ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये फाइनल लेक्चर है, इसमें एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ओव्यूल क्या था, एग सेल क्या थी, एम्ब्रियो सेक क्या था, एम्ब्रियो कहाँ था। ये पूरी स्ट्रक्चर अपनी थी ओव्यूल, ये था अपना एम्ब्रियो सेक और ये था अपना एम्ब्रियो, और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओव्यूल। तो इस ओव्यूल के अंदर मतलब इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज मिल जाते हैं तो ये हुआ ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी। मल्टीपल एम्ब्रियोज। और अगर एक ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेक ही ज़्यादा हो, जैसे इसमें एक है, अगर इसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक है तो ऑब्वियस ही बात है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक होंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी एम्ब्रियो सेक के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ वन ओव्यूल, more than one embryo sac, and multiple embryo। समझ रहे हो? ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि ट्रू पोलीएम्ब्रियोनी में एक ओव्यूल होता है, एक ओव्यूल के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियोज का जनरेशन होता है। लेकिन फॉल्स पोलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? ओव्यूल तो एक होता है लेकिन उसमें मेनी ऑफ एम्ब्रियो सेक हो जाते हैं,
एम्ब्रियो से ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ ऑब्वियस सी बात होती है मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बन जाएंगे। अब ये जो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है ये एक तरह से टाइप हो, ये अपन ने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में भी पढ़ लिया अपन ने, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अभी जो अपने एपोमिक्सिस का जो एगेमोस्पर्मी के अंदर जो पढ़ा था, एगेमोस्पर्मी में क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट। तो यही तो चीज हुई यहाँ पे भी यही हुई कि ओवम तो ओव्यूल तो अगर यहाँ पे एक है, ओव्यूल अगर यहाँ पर एक है और मोर देन वन एम्ब्रियो सेक बन गए, तो वो एम्ब्रियो सेक कहाँ से बनेंगे, वो ये न्यूसेलस पार्ट है और जो इंटेगुमेंट पार्ट है, इसी से तो फिर वो डेवलप होंगे एम्ब्रियो सेक, समझ रहे हो। तो ये एम्ब्रियो सेक उसी से डेवलप होंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोनी इसी की वजह से आएगी, दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। चलो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से, ठीक है। अब बात आती है 2-3 जगह की, बात ये आती है कि जहाँ पे अपना सीड जर्मिनेशन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैंने सीड जर्मिनेशन पढ़ाया, हाइपोजेल एपीजेल, उसके बाद में स्पेशल पॉइंट करके 46 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। वो 46 पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किए हैं, वो 46 में आपको दे रही हूँ एज ए होमवर्क कि आप वो 46 पढ़ोगे। उसमें से कई चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जो नहीं डिस्क्राइब किए हैं, दीज आर द एक्सेप्शनल पार्ट। वो एक्सेप्शनल पार्ट आपको नाम के साथ पढ़ने ही पड़ेंगे, इवन रटने ही पड़ेंगे। एग्जाम में आ जाते हैं, उठ के एज इट इज़ लाइन आ जाती है, तो उसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, उनमें से एक भी पॉइंट अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल यू। ओके, मैं आपको समझाऊंगी वो पूरे पॉइंट्स, लेकिन आपका काम है स्पेशल पॉइंट के 2 पेजेस वो 46 वाले, और उसके बाद में एम्ब्रियोने वाले पार्ट में भी है स्पेशल पॉइंट करके, डोरमेंसी के बाद में वो स्पेशल पॉइंट, ठीक है। तो वो दोनों पार्ट पढ़ना। अब होमवर्क के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, और अगर आपने वो एक क्वेश्चन मेरे को विद डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करके मेरे को बता दिया ना, मैं खुश हो जाऊंगी आपसे। मुझे लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स वाकई में इस कोरोना टाइम पे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि जो मैंने प्लॉइडी बताई थी, किस किस की बताई थी प्लॉइडी, मैंने बताई थी ना किसकी, एम्ब्रियो सेक की, सॉरी, जो अपना वो बना था एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, एंडोस्पर्म प्लॉइडी इन। क्वेश्चन लिख लीजिए। फर्स्ट, एन किस में होती है, सेकंड 2n किस में होती है, थर्ड 3n किस में होती है। ये आपको बताना होगा, और प्लीज़ गूगल ना करें, क्योंकि मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन पूछूंगी कि ये क्यों, किस वजह से हुआ था आपका, ठीक है। तो गूगल में तो आप डालते ही आ जाएगा ये आंसर, आई थिंक आ जाना चाहिए, क्योंकि गूगल से सब कुछ आ जाता है, लेकिन इसका रीज़न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप दे दोगे उसका रीज़न, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसकी प्रैक्टिस शीट अपन सॉल्व करेंगे। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा देती हूँ, प्रैक्टिस शीट आप करोगे, आपको जो समझ में नहीं आता है उसको टिक करोगे, और फिर जब मेरे से बात होगी या फिर सर से बात होगी या फिर जब मैं वीडियो रहेगा उसके नीचे कमेंट में डाल देना कि मैम क्वेश्चन नंबर ये मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ओके, ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।